एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस कहानी का मेन लीड जिन इसू अपनी कार में कहीं जा रहा है। वो कहता है कि बिना किसी मकसद के जिंदगी जीना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर अब मेरे सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल आ गया है और मैं अब उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मेरा सफर शुरू कर रहा हूँ। ऐसा कह के यीशु एक घर में प्रवेश करता है। वहाँ उसके पिता होते हैं। वो अपने पिता को देखता है और उनकी तरफ बढ़ता है। इसी के साथ हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और अगला सीन हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। 2 महीने पहले फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक आलीशान घर। जिन यीशु अपने कमरे में सोया है, जहाँ उसका सेक्रेटरी आके उसे उठाता है। सेक्रेटरी मिस्टर चॉय यीशु को बताता है कि 2 घंटे में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम्हें उस टीम का हेड होने के नाते वहां मौजूद होना चाहिए। यीशु कहता है कि मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैं सो रहा हूँ, उन्हें बताओ मैं नहीं आ सकता। वहाँ कंपनी में यीशु के पिता और बड़ा भाई मीटिंग के लिए आते हैं। यीशु की खाली सीट देखकर उसके पिता को गुस्सा आता है। तभी यीशु का भाई जिन सोंगजू यीशु को मैसेज करता है कि अब तक वो आया क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि यीशु के फ़ोन पे सायरन बजता है और वो झट से अपना फ़ोन चेक करता है। यीशु को मैसेज मिलता है कि किसी की किडनैपिंग हुई है। वो रेडी होता है और सेक्रेटरी को बताता है कि एक केस आई है। यीशु अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहन के अपने बाइक पे निकल जाता है। सेक्रेटरी फ़ोन करके सपोर्ट टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। यीशु उस जगह पे पहुंच जाता है। साथ में सपोर्ट टीम भी पहुंच जाती है, जिसमें यीशु का दोस्त योंगहवान भी है। इन सब की किडनैपर्स के साथ बहुत देर तक मुठभेड़ होती है, जिसके बाद यीशु उस किडनैप हुई लड़की को छुड़ा लेता है। पर बाद में पता चलता है कि ये कोई असली की किडनैपिंग नहीं थी। ये तो सिर्फ एक रियल लाइफ गेम चल रही थी, जिसके लिए पूरा मॉल रेंट पे लिया गया था। सेक्रेटरी चॉय उस मॉल के मैनेजर को अपना कार्ड देकर कहते हैं कि जो कुछ नुकसान हुआ है वो मुझे बता देना, 3 घंटे में उसकी भरपाई हो जाएगी। तभी वहाँ खड़ी मॉल की एक महिला कर्मचारी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या अमीर लोग ऐसे ही खेल खेलते हैं। तो सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि यीशु अलग है, वो इस खेल में अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर चॉय क्यूंग जिन और पाक जुन योंग एक सस्पेक्टेड खूनी ओ बॉन्ग सू का पीछा करते हैं। तभी वहाँ लेडी पुलिस ऑफिसर ली गांगह्युन अपनी कार में उस खूनी का पीछा करते हुए पहुंच जाती है। आखिर वो उसे गिरफ्तार करने ही वाली होती है, तब ब्योंग-सू चाकू निकालता है। गांगह्युन इलेक्ट्रिक गन से उसे शूट करके उसे बेहोश करती है। बाद में तीनों पुलिस ब्योंग-सू के होश में आते ही उसे पूछते हैं कि उसका साथी कहाँ है। ब्योंग-सू कहता है कि उसे पता नहीं। गांगह्युन उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने उसे कॉल करके नहीं बुलाया तो मैं फिर से तुम्हें इलेक्ट्रिक गन से शूट कर दूंगी। डर कर वो कॉल लगाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांगह्युन पूरे टीम के साथ उस साथीदार को पकड़ने के लिए प्लानिंग करती है। ब्योंग-सू स्केच आर्टिस्ट के साथ उसके साथीदार का स्केच बनाता है। पूरी पुलिस टीम ब्योंग-सू के साथ उस खूनी साथी का एक बार में इंतजार करते हैं। वही नज़दीक ही एक क्लब में यीशु अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी थ्रो करता है। यीशु अपने दोस्त योंगहवान को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। वो देखता है कि योंगहवान कार में ड्रग्स ले रहा है। यीशु उस पर गुस्सा करता है और ड्रग्स का पैकेट फेंकता है। तभी यीशु को उसके भाई का कॉल आता है। भाई कहता है कि 9 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम आ जाओ। यीशु कहता है कि अगर मैं वहाँ आऊँगा तो पापा को शर्मिंदगी महसूस होगी। भाई कहता है कि मेरी बात मानो और आ जाओ। यीशु हाँ कह के फ़ोन रखता है। इसी बीच योंगहवान वहाँ से भाग जाता है। योंगहवान रास्ते में एक आदमी से लाइटर मांगता है। तब यीशु वहाँ पहुँचता है और उसे आवाज़ देता है। वो आदमी यीशु को देखता है और उसे पुलिस समझकर योंगहवान पे चाकू से वार करके भाग जाता है। यीशु उसका पीछा करता है। वहाँ गांगह्युन खूनी के साथी को पकड़ने का प्लान अबॉर्ट करती है, क्योंकि वो उस जगह पे आता ही नहीं है। तभी वो यीशु को किसी के पीछे भागते देखती है और वो भी उनका पीछा करती है। यीशु उस आदमी को पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। इस दरमियान उस आदमी के हाथ से चाकू गिर जाता है।
हाथापाई के दौरान उस आदमी के सर पर लग जाती है और खून बहता है। तभी वहां गांगह्युन पहुंच जाती है और देखती है कि यीशु के एक हाथ में खून लगा है और दूसरे हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है। वही वो आदमी घायल मिलता है। वो उस आदमी को विक्टिम समझती है और यीशु को उसे मारने के जुर्म में अरेस्ट करती है। यीशु कहता है कि ऐसा करके तुम पछताओगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांगह्युन वापस पुलिस स्टेशन आती है। जुनयोंग उसे बताता है कि वो हांसू ग्रुप का छोटा बेटा जिन यूसु है। क्योंजिन बताता है कि जिन यूसु सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी है और वो उसकी सारी फोटोज दिखाता है। तभी पुलिस चीफ वहां आते हैं और गांगह्युन को कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है। एक खूनी को पकड़ने के बजाय तुमने हांसू ग्रुप के बेटे को पकड़ा और ऊपर से उसका नाक भी तोड़ दिया। गांगह्युन कहती है कि वो नशे की हालत में था और उसने एक राह चलते इंसान को मारा है। चीफ कहते हैं कि उसे तुरंत छोड़ दो, जिस पे गांगह्युन कहती है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। जुनयोंग भी गांगह्युन के सपोर्ट में कहता है कि बिना किसी पूछताछ के उसे छोड़ देना अजीब होगा। चीफ उन पर गुस्सा होते हैं। तब गांगह्युन कहती हैं मैं जल्द से जल्द पूछताछ करती हूँ, जिस पर चीफ कहते हैं जल्दी करो और कोई मुश्किल मत खड़ी कर देना, और चले जाते हैं। फिर गांगह्युन जिन यीशु की पूछताछ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाती है और उसे कहती है कि तुम हांसू ग्रुप के बेटे हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? यीशु कहता है तुमने मौका ही नहीं दिया। गांगह्युन कहती है तुम जा सकते हो, और जब यीशु जाने लगता है तब उसे रोकते हुए गांगह्युन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे कहूँगी? वो उसे बैठने के लिए कहती है। गांगह्युन कहती है कि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली, और उसकी पूछताछ शुरू करती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम कबूल करते हो कि तुमने एक राह चलते इंसान को सितंबर 4 की रात 2 बजे मारा था? यीशु इनकार करते हुए गांगह्युन से पूछता है कि क्या तुम कबूल करती हो कि तुमने ऑन ड्यूटी एक क्रिमिनल सस्पेक्ट या फिर एक आम इंसान पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे मारा है? यीशु उसे बताता है कि ये सब कानूनी तौर पे गलत है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। गांगह्युन ये सुनकर चौंक जाती है। तब यीशु बताता है कि उसके पास लॉयर्स लाइसेंस है और वो कानून अच्छे से जानता है। गांगह्युन पूछती है कि तुम जैसे अमीरजादे को लॉयर्स लाइसेंस की क्या जरूरत पड़ गई? वो कहती है कि तुम्हें मारने की बात करूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए तुम पर हाथ उठाना पड़ा। गांगह्युन फिर यीशु से पूछती है कि उसने आज दिन भर में क्या किया। एक मॉल में सर्वाइवल गेम खेली, क्लब में शराब पी और फिर ड्रग्स भी लिए। यीशु कहता है मैं नशेड़ी नहीं हूँ। गांगह्युन उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये तो टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। वो कहती है कि मैं तुम जैसे अमीरजादों को अच्छी तरह से जानती हूँ, जो पकड़े जाने पर भी अपनी गलती कभी कबूल नहीं करते, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। यीशु बताता है कि उस आदमी के पास चाकू था और मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। गांगह्युन बताती है कि क्राइम सीन पर कोई चाकू नहीं था। यीशु बताता है कि मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मारा था। उस आदमी ने मेरे दोस्त पर हमला किया था। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो मेरे दोस्त को कॉल करके पूछ लो। ये कह के यीशु अपना फोन गांगह्युन को देता है। गांगह्युन फोन पर योंगहवान से पूछती है कि क्या तुम पर चाकू से किसी ने वार किया था? योंगहवान इनकार करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गांगह्युन फोन रखती है और यीशु को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शायद वो झूठ नहीं बोलना चाहता। वो उसे सलाह देती है कि वो कोई महंगा वकील हायर करे, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। यीशु कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यीशु को लॉकअप में बंद किया जाता है, जहां बाकी कैदियों के साथ रहने में उसे परेशानी होती है। उसी वक्त वहां एसबीसी के रिपोर्टर ली की सॉक आते हैं और वो यीशु को लॉकअप में बंद देखते हैं। वहां हांसू ग्रुप में जिन सोंगजू अपने पापा जिन म्यूंग चॉल को एक फाइल देते हैं। पापा यीशु के बारे में पूछते हैं, तब सोंगजू बताता है कि वो टाइम पर पहुंच जाएगा। पापा कहते हैं कि यीशु को ओवरसीज ब्रांच में ट्रांसफ़र करो। वो एक फेलियर है, मैंने मेरा सब कुछ दाव पे लगाया है और इस समय मैं नहीं चाहता कि एक फेलियर मेरे आसपास रहे, मुझे किसी भी हाल में जीतना है। तभी सोंगजू की माँ वहाँ आती है और वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पापा अनाउंस करते हैं, मैं हांसू ग्रुप का चेयरमैन जिन म्यूंग चॉल इस साल सोल की मेयर की इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ।
सभी लोग तालियां बजाते हैं और प्रेस उनसे अलग अलग सवाल पूछती है। तभी वहाँ रिपोर्टर ली गी सॉक पहुँचता है और पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपका छोटा बेटा इस समय गांगहा पुलिस स्टेशन की लॉकअप में बंद है और विक्टिम अभी भी होश में नहीं आया है। ये सुनते ही सभी वहाँ मौजूद लोग न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉकअप में सोए हुए यीशु को उठाकर गांगह्युन बाहर लेकर आती है। वहाँ यीशु अपने सेक्रेटरी को देखता है और उनको बताता है कि देखो इसने मेरी नाक तोड़ दी। पुलिस चीफ यीशु को एक रूम में जाने के लिए कहते हैं जहाँ यीशु के पापा उसकी वेट कर रहे होते हैं। पापा यीशु को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे इलेक्शन तक शांत रहने के लिए कहा था। क्या ये मुश्किल है? मुझे तुम्हें घर में लाना ही नहीं चाहिए था। मेरी गलती है कि मैं तुम्हें सह रहा हूँ। यीशु उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे सह रहे हो? मुझे पता नहीं था। पापा सोंगजू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब से सिर्फ तुम ही मेरे बेटे हो। यीशु को बेदखल कर दो। फिर वो यीशु से कहते हैं कि तुम अब जेल जाओ या कुछ भी करो, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोंगजू यीशु से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सोंगजू कहता है कि तुम पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे ना, फिर उन्हें बताया क्यों नहीं। यीशु कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मैं उनकी जिंदगी का फेलियर हूँ। इस पर सोंगजू कहता है कि मैं पापा से तुम्हारे लिए बात करूंगा और चिंता मत करो, मैं यहाँ भी सब कुछ संभाल लूंगा। यीशु कहता है कि भाई मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है। वहाँ गांगह्युन बहुत सोचने के बाद एक बार फिर क्राइम सीन पर जाती है और वहाँ सब चेक करती है। तभी वहाँ उसे एक कोने में पड़ा हुआ चाकू मिलता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में विक्टिम को देखने जाती है। गौर से देखने के बाद गांगह्युन को उस आदमी का चेहरा स्केच से मिलता जुलता दिखता है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने उस रात जाल बिछाया था। वो फिर उसके हाथ पर चाकू का घाव देखती है। गांगह्युन उसके फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन पे लेकर उसकी डिटेल्स चेक करती है। बैकग्राउंड चेक करने पे पता चलता है कि ये कोई और नहीं ओ बंग-सू का क्रिमिनल साथी है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। ये सब जानने के बाद गांगह्युन के सीनियर्स और पुलिस चीफ गांगह्युन पर गुस्सा होते हैं और उसे पूछते हैं कि अब तुम क्या करने वाली हो, इस गलती को कैसे सुधारोगी। गांगह्युन कहती है कि पहले तो वो जिन-यीशु को छोड़ देगी और फिर सबके सामने सच बताएंगी, जिस पर उसके सीनियर्स नाराज होते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी जिन सोंगजू उसकी टीम के साथ पुलिस स्टेशन आता है और दो पुलिस को यीशु के केस का सच बोलते हुए सुनता है। सोंगजू अपनी टीम से पूरा सच जानने के लिए कहता है। वही पुलिस चीफ और सीनियर पुलिस डिस्कस करते हैं कि पूरा इल्जाम गांगह्युन पे डालकर उसे उसकी पोजीशन से हटाते हैं। तभी वहाँ सोंगजू पहुंच जाता है। पुलिस चीफ उसे देखकर चौंक जाता है। सोंगजू पूछता है कि मेरे भाई ने एक गुनहगार को पकड़ा है ना? चीफ उनसे कहते हैं कि इसीलिए हमने आपके भाई को तुरंत छोड़ने का फैसला लिया है और ये केस सेल्फ डिफेंस कहकर क्लोज कर देंगे। सोंगजू पूछता है कि क्या ये काफी है? मेरे पापा का इंसल्ट हुआ है, जिस पर चीफ उनसे माफी मांगते हैं। सोंगजू कहता है कि आपका प्लान तो सब कुछ कवर करने का है, इससे बेहतर है कि पुलिस की गरिमा बढ़ाए रखने के लिए और मेरे पापा की इमेज और अच्छी करने के लिए मैं एक सुझाव देता हूँ, आप इस पर तुरंत अमल करें। सोंगजू फिर यीशु से मिलता है और उसे चेंज करने के लिए कहता है। साथ ही उसे बताता है कि जिस आदमी को उसने पकड़ा था वो एक मर्डरर है। ये बात सुनकर यीशु खुश हो जाता है और पूछता है कि फिर तो मुझे एक अच्छा नागरिक होने का अवार्ड मिलना चाहिए, जिस पर सोंगजू उसको बताता है कि उसे अवार्ड नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर बनकर काम करने का मौका मिलने वाला है। यही बात वहाँ चीफ गांगह्युन को बताते हैं और वो चौंक जाती है। चीफ बताते हैं कि हमें सबको बताना है कि यीशु एक पुलिस अफसर है जो पिछले 2 महीने से हमारे साथ उस खूनी को पकड़ने के लिए काम कर रहा है। उसके पास लॉयर्स लाइसेंस है, जिसकी वजह से उसे एक पुलिस की तौर पर स्पेशली अपॉइंट किया गया है। ये हमारी स्टोरी है और तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी है। गांगह्युन कहते हैं इससे अच्छा है कि हम सच बताते हैं। चीफ पूछते हैं कि क्या सच बताओगी कि एक सिविलियन ने एक खूनी को पकड़ा जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई? इससे सिर्फ पुलिस की बदनामी ही नहीं होगी, साथ में तुम्हारी टीम को डिमोट किया जाएगा और तुम्हें डिसमिस। चीफ गांगह्युन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी अपने पिता जैसे बनना है? गांगह्युन चुप हो जाती है। वहाँ यीशु को ये सब मजाक लगता है। तब सोंगजू बताता है कि सब अधिकारी भी इस प्रस्ताव को मान चुके हैं।
सोंगजू यीशु को मनाता है कि पापा की इमेज के लिए तैयार हो जाओ, या फिर ये सोचो कि तुम फिर से रियल लाइफ गेम खेल रहे हो। गांगhyun फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि जिन यीशु एक पुलिस अफसर है, वो वही सब कहती हैं जो उसे चीफ ने कहा था। वो ये भी बताती है कि यीशु को लॉकअप में रखने की न्यूज़ झूठ थी, वो सिर्फ एक अफवाह थी। जिसके बाद उस रिपोर्टर को उसके बॉस का गुस्सा झेलना पड़ता है। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से यीशु को लॉकअप में देखा था। उसका बॉस उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं होता और कहता है कि इस मामले से दूर रहो, ये हांसू ग्रुप का मामला है। वहाँ यीशु को अपने घर के बाहर योंगहॉन मिलता है, जो उसकी राह देख रहा होता है। यीशु उससे पहचानने से इनकार करता है। योंगहॉन यीशु से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलत किया, पर मैं और क्या करता। कल रात मैंने ड्रग्स लिए थे। अगर पुलिस मेरी टेस्ट करवाती तो उन्हें पता चलता, और मुझे पता था कि तुम छूट जाओगे। आखिर तुम हांसू ग्रुप के बेटे हो। तुम अगर किसी की जान भी लोगे तब भी तुम छूट ही जाओगे। इस बात के लिए यीशु उसे गुस्से से देखता है तो योंगहॉन झट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। योंगहॉन फिर से यीशु से माफ़ी मांगता है, पर यीशु वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। जाते जाते वो योंगहॉन से अपनी चोट के बारे में भी पूछता है। वहाँ गांगhyun, क्योंगजिन और जुनयोंग डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। गांगhyun कहती हैं कि उस अमीरजादे ने हमसे क्रिमिनल को पकड़ने का मौका छीन लिया और मुझे पूरी जनता के सामने झूठ बोलना पड़ा। ये कह के वो गुस्सा हो जाती है। क्योंजिन कहता है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, हम एक अमीर आदमी के साथ काम जो करने वाले हैं। गांगhyun और जुनयोंग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, वो काम पे आएगा ही नहीं। क्योंजिन पूछता है, क्या सच में नहीं आएगा? मैं बेवजह ही इतना एक्साइटेड था। इस पर गांगhyun उससे पूछती है कि तुम किस लिए इतना एक्साइटेड हो। क्योंजिन बताता है कि अगर कोई अमीर आदमी जिसके पास पैसा और पावर हो वो हमारे टीम में होता है तो मज़ा आ जाए। जिस पे जुनयोंग कहता है कि उसके पास सिर्फ पावर और पैसा है, लेकिन वो समझदार नहीं। सभी अमीरजादे ऐसे ही बिगड़े होते हैं। क्योंजिन झट से इनकार करते हुए कहता है कि मेरा भाई ऐसा अमीरजादा नहीं है। गांगhyun फिर सोच में पड़ जाती है और अपने आप से कहती है कि नहीं, वो काम पे नहीं आएगा। वहाँ यीशु अपना यूनिफॉर्म और आईडी देखता है और वापस रख देता है। बाद में जब वो सो रहा होता है तो सपने में वो अपनी माँ को देखता है। वो छोटा था जब उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, और जब छोटा यीशु फ्यूनरल हॉल में बैठा होता है तब उसके पिता वहाँ आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हांसू ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ वाइस चेयरमैन जिन सोंगजू अपने भाई जिन यीशु की केस की सच्चाई बताने वाला है। वहाँ गांगहा पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन टीम 2 के पुलिस ऑफिसर्स गांगhyun और उसकी टीम को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे हाथ से तो क्रिमिनल भी छूट गया और एक अमीरजादा गले पड़ गया। जिस पे गांगhyun कहती है कि आप उस अमीरजादे की चिंता ना करें, वो नहीं आने वाला। 11 बज चुके हैं और अब तक वो नहीं आया। तभी पुलिस स्टेशन के एंट्री पर रेड कार्पेट बिछाया जाता है और प्रेस भी इवेंट को कवर करने आ जाती। ये सब क्योंजिन खिड़की में से देखता है और तभी उसे कॉल आता है। क्योंजिन गांगhyun को बताता है कि उन सबको चीफ ने नीचे बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस चीफ और बाकी सारे पुलिसों के साथ 2 कार्टून पुलिस स्वागत के लिए खड़े हैं। और तभी जिन यीशु अपनी लग्जरियस कार में वहां आता है। यीशु एक सेलिब्रिटी की तरह रेड कार्पेट पे चलकर पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है, जहां चीफ उसका स्वागत फूलों से करते हैं। कुछ फोटोज खींचने के बाद दोनों कार्टून पुलिस अपना मुखौटा उतारते हैं। ये दोनों कोई और नहीं गांगhyun और जुनयोंग होते हैं, जिसे देखकर यीशु सरप्राइज हो जाता है और कहता है इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। वो शुक्रिया कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गांगhyun से कहता है अब साथ में काम करेंगे। गांगhyun को गुस्सा आता है, पर वो मजबूरी में सबके सामने उससे हाथ मिलाती है। यीशु को ये देखकर बड़ा मजा आता है और इसी के साथ फ्लेक्सिक्स पॉप का पहला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।